Please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। और ये जो ऑपरेटर्स है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। इसी बदौलत सी लैंग्वेज पावरफुल भी है। तो इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज क्यों पावरफुल है, वो कौन कौन से टाइप में डिवाइड हुआ है और वो जो ऑपरेटर्स है एक काम कैसे करते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं। तो ऑपरेटर्स डीप में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लेट्स सी ऑपरेटर्स। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अब हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज, और ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी लेक्चर है। बड़ा इसलिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे ऑपरेटर्स भी है इसमें, इसलिए लेक्चर भी बड़ा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम ऑपरेटर से। सी सपोर्ट्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, मतलब सी लैंग्वेज जो है वो बहुत सारे ऑपरेटर को सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे ऑपरेटर मतलब कितने होंगे, तो बहुत है। हम ऑपरेटर को डिवाइड भी करेंगे ना उसके टाइप के हिसाब से, तो 8 टाइप होते हैं ऑपरेटर्स के। इसलिए हम बोलते हैं कि सी सपोर्ट्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, और इन्हीं ऑपरेटर्स के बदौलत सी लैंग्वेज पावरफुल लैंग्वेज है। तो मैंने सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज के फीचर्स भी बताए थे प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं तो आप ऊपर जाके वो वीडियो देख सकते हैं, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। और उसमें मैंने बताया था कि हाउ सी इज परफेक्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज। तो उसमें एक बात मैंने बताई थी कि उसमें बहुत सारे ऑपरेटर, सी लैंग्वेज बहुत सारे ऑपरेटर को सपोर्ट करती है। तो अब हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है और कैसे होता है। तो सी लैंग्वेज सपोर्ट्स रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स, तो बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है, इसलिए सी लैंग्वेज पावरफुल है। तो उसके बाद क्या है कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। तो ऑपरेटर का हम यूज क्यों करने वाले हैं, क्योंकि हमें डेटा पर या कोई वेरिएबल हो उस पर मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यदि आपको तो पता ही कि हम सी लैंग्वेज में क्या काम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करते हैं मतलब क्या करते हैं कि हम इनपुट लेते हैं, रॉ डेटा लेते हैं, रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद आप आउटपुट डिस्प्ले करते हो। यदि जो प्रोसेसिंग का काम है वहां पे हम बहुत सारे ऑपरेटर का यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो जो ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं, डेटा पर और कोई वेरिएबल हो तो उस पर काम करते हैं, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है या जो वैल्यू जनरेट होती है उसको हम आउटपुट की तरह डिस्प्ले करते हैं या आउटपुट बोल के डिस्प्ले करते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम यूज भी करने वाले हैं, और वो ऑपरेटर क्या काम करने वाले हैं, तो डेटा पर या किसी वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। इसी को हम मैनिपुलेशन करने वाले हैं ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑपरेटर्स आर द यूजुअली पार्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन का एंड और एक्स, और ये भी ऑपरेटर्स है जो हमने यूज किए हुए हैं और उसी का यूज अब हम दोबारा करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, और अब हम वो देखने वाले हैं डीप में हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं कि हम ऑपरेटर्स के कौन कौन से टाइप आज सीखने वाले हैं और ऑपरेटर्स का क्लासिफिकेशन किस किस टाइप में किया है। तो जनरली ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड इन 8 टाइप्स एंड दिस टाइप्स आर, फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, और ये 7 छोड़ के बाकी जो ऑपरेटर रह गए उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर। जो इन 7 में नहीं है वो ऑपरेटर हम स्पेशल में देखने वाले हैं। तो पहले मैंने बोला था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको पता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड, ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। और उसमें एक नया ऑपरेटर ऐड हो गया है जो है मॉड, इसको हम मॉड्यूलो डिवीजन भी बोल सकते हैं, जिसका काम क्या है, जैसे कि एडिशन का काम है 2 वैल्यूज या 2 ऑपरेंड्स की एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन का काम है 2 डेटा पर सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी काम आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। लेकिन मॉड्यूलर डिवीजन क्या काम करता है, ये ऑपरेटर आपके लिए नया है, तो इसके बारे में आज मैं ज्यादा बोलने वाला हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में।
तो मॉड्यूलर डिवीजन जो ऑपरेटर है, जिसको हम मॉड भी बोल सकते हैं, तो मॉड जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर कैलकुलेट करने का काम करता है। मतलब दो ऑपरेंड को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मॉड्यूलर डिवीजन का यूज करने वाले, मतलब मॉड ऑपरेटर का यूज करने वाले। और इसका यूज करके हम किसी भी इंटीजर डिवीजन का मैं बोल रहा हूं, मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं या रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीजर का ही क्यों? क्योंकि मॉड जो ऑपरेटर है ये रियल वैल्यूज पर काम नहीं करता, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पर काम नहीं करता। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है सी लैंग्वेज का कि जो भी ऑपरेटर मैंने बताया अभी मॉड, वो मॉड ऑपरेटर रियल वैल्यूज पर काम नहीं करता, ओनली इंटीजर वैल्यू पर काम करता है। मतलब जो वो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है वो इंटीजर डिवीजन का रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन रियल वैल्यू के डिवीजन का काम नहीं कर सकता है। ओके, तो ये था मॉड के बारे में। ओके, तो लेट्स टेक हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 + 3 है, 5 - 3 है, 5 × 3 है, 5 ÷ 3 है और 5 mod 3 है। उसके आंसर भी 5 + 3 8 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, उसके बाद 5 × 3 15 आएगा, 5 ÷ 3 यदि कोई 1.6666 आएगा, उसके बाद है 5 mod 3 जिसका आंसर 2 आएगा। मतलब 3 से हम 5 को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन 1 आता है और जो रिमाइंडर है वो 2 आता है। तो ये है मॉड ऑपरेशन जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा पर काम नहीं करता। ऐसे ही अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है उसके भी टाइप होते हैं। तो उसके कौन कौन से टाइप है? इंटीजर अरिथमेटिक, दूसरा है रियल अरिथमेटिक और तीसरा है मिक्स्ड अरिथमेटिक। तो फर्स्ट टाइप है इंटीजर अरिथमेटिक, मतलब कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यूज कर रहे हैं और वो जो ऑपरेटर काम करने वाला है वो जिस भी ऑपरेंड पर काम करने वाला है वो दोनों के दोनों ऑपरेंड यदि इंटीजर हो तो उस एक्सप्रेशन को इंटीजर अरिथमेटिक ऐसे बोल सकते हैं। तो अब उसके बाद है रियल अरिथमेटिक। रियल अरिथमेटिक मतलब क्या? तो जैसे कि इंटीजर अरिथमेटिक में बताया कि तो इंटीजर वैल्यू पर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको हम इंटीजर अरिथमेटिक बोलते हैं। और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर दो रियल वैल्यूज पर काम करता है या दो रियल ऑपरेंड्स पर काम करता है उसको हम रियल अरिथमेटिक ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखो, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर दो इंटीजर ऑपरेंड पर काम करेगा तो वो होगा इंटीजर अरिथमेटिक टाइप, और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर जो दो रियल ऑपरेंड पर काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं रियल अरिथमेटिक ऑपरेशन, रियल अरिथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। और उसके बाद है मिक्स्ड अरिथमेटिक। और मिक्स्ड अरिथमेटिक मतलब क्या? तो जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर किसी मिक्स वैल्यू पर काम करने वाला है या किसी दो ऐसे ऑपरेंड पर काम करने वाला है, उसमें से एक होगा रियल और एक होगा इंटीजर, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसका जो नतीजा आएगा, मतलब जो मिक्स्ड अरिथमेटिक है उसका जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा रियल ही आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे हमारे एग्जांपल भी चलते रहेंगे और आप एग्जांपल भी देखते रहिए, वो आपको फायदेमंद रहेंगे। तो उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, और रिलेशनल ऑपरेटर में हम क्या बताने वाले हैं? दूसरा टाइप है ऑपरेटर्स का जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। नाम में ही है कि हम रिलेशन चेक करने वाले हैं दो वैल्यूज में या दो ऑपरेंड्स में, इसलिए इसको रिलेशनल ऑपरेटर ऐसा बोलते हैं। और जहां भी हम दो वैल्यूज में या दो ऑपरेंड्स में रिलेशन चेक करते हैं तो उसको हम रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। वो है जैसे कि लेस देन है, जो दोनों में से कौन सी वैल्यू लेस है चेक कर रहा है कि दोनों में से कौन सी वैल्यू लेस है और हमें बता रहा है। तो ऐसे ही होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और एग्जैक्टली इक्वल टू। एग्जैक्टली इक्वल टू मतलब दोनों सेम होने चाहिए, ये चेक करना है हमें। एग्जैक्टली इक्वल टू इसको हम डबल इक्वल टू भी बोल सकते हैं और इक्वल टू भी बोल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि एग्जैक्टली इक्वल टू बोले, अच्छा लगता है एग्जैक्टली इक्वल टू बोलने के लिए, तो एग्जैक्टली इक्वल टू बोलेंगे हम यहाँ से। तो ये थे सभी रिलेशनल ऑपरेटर। और हमेशा याद रखिए रिलेशनल ऑपरेटर जो है उनका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद या उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर हमेशा 0 और 1 ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं आ सकता इसका। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कोई ना कोई दो वैल्यू में रिलेशन चेक करता है। यदि वो सही हो तो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा, और यदि वो फॉल्स हो तो उसकी जगह वो 0 रिटर्न करेगा। तो जैसे कि आपको पता है ये वैल्यू 2 ही रिटर्न करेगा, 1 या 0, इसलिए इसका आंसर 0 या 1 ही होगा।
ठीक है। तो ये थे सभी रिलेशनल ऑपरेटर। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसको हम कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहे हैं ज्यादातर, और जिस भी एक्सप्रेशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया किसी एक्सप्रेशन में तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। यदि हमने किसी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया किसी एक्सप्रेशन में तो उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, और जिसका आंसर हमेशा 0 और 1 इसमें से कोई एक होगा। ओके, तो लेट्स टेक नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या, तो हमने पहले 11वीं 12वीं में ऐसा सीखा भी होगा कि लॉजिक नाम का चैप्टर था जो मैथ्स में था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि लॉजिक मतलब जो दो एक्सप्रेशन पर काम कर रहा है, दोनों में से कोई ट्रू है कौन फॉल्स है, उसके हिसाब से उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये देखने वाले हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, तो वो है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो ये थे ऑपरेटर जो लॉजिकल में हम यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज भी कैसे करना है, तो लॉजिकल एंड जो है वो क्या कर रहा है, दो एक्सप्रेशन ले रहा है जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे, और रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू तो आपको पता ही है 0 या 1 होगी। तो वो दो एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा और दोनों की वैल्यू चेक करेगा। यदि दोनों भी ट्रू है तो लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज किया है एंड, वो भी हमें ट्रू ही आंसर देगा। मतलब यदि दोनों साइड का ऑपरेशन ट्रू है या दोनों भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल और क्या काम करेगा, तो लॉजिकल और का काम क्या है कि उसको भी 2 या 3 बहुत सारे एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं, और उसके बीच में हम लॉजिकल और का यूज करने वाले। लॉजिकल और का काम है कि यदि वो सभी एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा और उस सभी एक्सप्रेशन में से यदि कोई एक भी ट्रू होगा तो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ध्यान में रखिए लॉजिकल एंड के लिए जितने भी एक्सप्रेशन मैंने दिए वो सभी ट्रू होने चाहिए, तभी लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन लॉजिकल और एक्सप्रेशन के लिए मैंने जितने भी एक्सप्रेशन प्रोवाइड किए उसमें से यदि कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये लॉजिकल और के बारे में है। तो लॉजिकल नॉट क्या है, तो लॉजिकल नॉट कि यदि कोई एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो नॉट उसको फॉल्स बनाता है, और यदि कोई एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो नॉट उसको ट्रू बनाएगा। मतलब ये रिवर्स कर रहा है, ट्रू को फॉल्स बता रहा है, फॉल्स को ट्रू बता रहा है। ये है एक्सप्रेशन लॉजिकल नॉट। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू साइन वाला ऑपरेटर होता है, जिसका काम है किसी भी वैल्यू को असाइन करने का। मतलब जिसको भी हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं उस वक्त हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करने वाले। यदि कोई मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल तैयार किया हो जिसका नाम हो a, तो a को मेरे को 10 वैल्यू असाइन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, तो a इज इक्वल टू 10, और वो जो इज इक्वल टू है वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू असाइन करने का काम कर रहा है। तो ये जो ऑपरेटर है इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, वो वैल्यू असाइन करने का काम करता है, और उसका यूज हम शॉर्ट हैंड तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब यदि आपको ऐसा लिखना हो कि x इज इक्वल टू x प्लस 10, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इज इक्वल टू 10, मतलब x इज इक्वल टू x प्लस 10। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब x में ही वैल्यू 10 ऐड करके उसको x में स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू x प्लस 10 लिखूंगा, लेकिन मैं ये ऑपरेशन शॉर्ट हैंड तरीके से भी लिख सकता हूं। तो ये लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि x प्लस इज इक्वल टू 10, इसका लॉन्ग फॉर्म ही ऐसा होता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 10। जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, मतलब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड तरीके से भी यूज कर सकता हूं। उसके बाद हम नेक्स्ट में देखने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या काम करते हैं, तो आपको पता है, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में यूज भी किया होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लेकिन उसका काम कैसा है ये भी आपको समझ लेना चाहिए। तो देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है इनका काम ऐसा है, यदि हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, जिस भी ऑपरेंड पर हम इंक्रीमेंट का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज करते हैं। यदि किसी ऑपरेंड पर हम डिक्रीमेंट का यूज कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर उस ऑपरेंड की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से वैल्यू इंक्रीज करता है ऑपरेंड की, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू 1 से डिक्रीज करता है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हम लिखते हैं प्लस प्लस का यूज करके, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं माइनस माइनस का यूज करके। तो ये भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 तरीके से यूज करने वाले हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी 2 तरीके से यूज करने वाले हैं। यदि कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा a प्लस प्लस, मतलब ऑपरेंड के बाद में मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन।
मतलब ये क्या कह रहा है कि a की वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज करो, ओके। लेकिन a के बाद में प्लस प्लस लिखा है, इसलिए हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन बोलते हैं। यदि ऐसा लिखा कि प्लस प्लस a, तो ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन। और ये प्री इंक्रीमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि a से पहले हमने क्या लिखा, प्लस प्लस लिखा, तो इसलिए हम प्री इंक्रीमेंट ऐसे बोलते हैं इसको। तो वैसे ही डिक्रीमेंट के बारे में है, यदि मैंने a माइनस माइनस लिखा है तो पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाएगा, और यदि मैंने माइनस माइनस a लिखा तो उसको हम बोलते हैं प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट ऐसा रहेगा इसका ऑपरेशन। तो लेट्स सी उन दोनों में फर्क क्या है। तो उन दोनों में फर्क क्या है कि आपको तो पता ही, यदि आप प्री इंक्रीमेंट का यूज करो या पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करो, दोनों भी a की वैल्यू 1 से इंक्रीज ही करने वाले हैं, ओके। मतलब मैंने a को 10 वैल्यू असाइन की है, और इसको यदि मैं ऐसा लिखूंगा a प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू 11 करेगा। यदि मैंने a प्लस प्लस की जगह ऐसा लिखा कि प्लस प्लस है, तो वो क्या करेगा, वो भी एक वैल्यू 11 ही करेगा। मतलब दोनों भी वैल्यू इंक्रीज ही कर रहे हैं 1 से, किसकी, a की। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ऐसे दो दो पार्ट क्यों पड़े? तो इसके लिए हमें इन दोनों का यूज किसी एक्सप्रेशन में करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक, मैं 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा हूं, a b c, जो तीनों की तीनों इंटीजर टाइप की है। उसमें से a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 20, ओके। तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। अभी मैं इनके एडिशन करने वाला हूं, लेकिन एडिशन कैसे करने वाला हूं, तो देखिए c इज इक्वल टू a प्लस 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 b, ओके। तो ये जो ऑपरेशन क्या काम करेगा, पहले एडिशन करेगा, क्योंकि आपने a के बाद प्लस प्लस लिखा है, तो ये क्या करेगा, a को पहले इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट बताता है कि पहले आप जो एक्सप्रेशन लिखे हो उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद a को इंक्रीमेंट करो, इसलिए उसको पोस्ट इंक्रीमेंट ऐसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस 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 b, तो a प्लस b पहले हो जाएगा, मतलब 10 प्लस 20, जो वैल्यू c को एलोकेट हो जाएगी 30, और उसके बाद जाते जाते एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद जाते जाते a की वैल्यू 11 की जाएगी। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। यदि मैंने ऐसे लिखा c इज इक्वल टू प्लस प्लस a प्लस b, मतलब ये ऑपरेशन हमें क्या बता रहा है कि a को इंक्रीमेंट करो और बाद में जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व करो। मतलब पहले a को इंक्रीमेंट करो, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है। तो पहले क्या किया जाएगा, इस ऑपरेशन में a की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी, मतलब जो 10 है उसको हम 11 करेंगे, और उसके बाद जो b की वैल्यू 20 है और a की वैल्यू 11 है, इसकी एडिशन c में स्टोर की जाएगी, मतलब अब c की वैल्यू आएगी 31। तो ये है डिफरेंस। यदि हम किसी सिंपल तरीके से इसका यूज करेंगे, मतलब मैंने सिर्फ a प्लस प्लस लिखा या प्लस प्लस a लिखा, तो दोनों भी 1 से a की वैल्यू इंक्रीज ही करने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे डिफरेंस हमें समझ में नहीं आएगा। यदि हम इसका यूज किसी एक्सप्रेशन में करेंगे तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यदि किसी एक्सप्रेशन में मैंने प्री इंक्रीमेंट का यूज किया है, तो पहले इंक्रीमेंट करो, बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व करो। यदि किसी एक्सप्रेशन में मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया है, तो पहले ऑपरेशन सॉल्व करो या एक्सप्रेशन सॉल्व करो और बाद में इंक्रीमेंट करो। तो ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का वर्किंग। तो ऐसे ही डिक्रीमेंट का भी वर्किंग सेम है, जो प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के वक्त होने वाला है। मतलब प्री डिक्रीमेंट किया तो पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर बाद में एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा। यदि पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज किया है तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व किया जाएगा, बाद में डिक्रीमेंट किया जाएगा। ये होता है प्री और पोस्ट में डिफरेंस। तो उसके बाद है ऑपरेटर कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का यूज करके इसको हमने बनाया है, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो इस ऑपरेटर में कौन कौन आता है, तो जो कंडीशनल ऑपरेटर है इसमें क्वेश्चन मार्क और कोलन दोनों का यूज किया जाता है। मतलब यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर सकता या सिंगल कोलन का यूज नहीं कर सकता, दोनों के दोनों यूज किए तो ही हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमें तीन ऑपरेंड चाहिए। मतलब अब तक मैंने ऑपरेटर्स बताए थे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर था, लॉजिकल ऑपरेटर था, दूसरा कोई ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर था। ये जो थे वो बाइनरी ऑपरेटर्स थे, ओके। उसके बाद जो ऑपरेटर बताया मैंने प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये जो ऑपरेटर्स थे वो यूनरी ऑपरेटर्स थे। तो बाइनरी और यूनरी क्यों, जो ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे काम करता है वो बाइनरी ऑपरेटर होता है, जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पर काम करता है वो यूनरी ऑपरेटर होता है। तो ये जो ऑपरेटर अब हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर, वो जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी क्यों,
क्योंकि वो तीन तीन ऑपरेंड पर काम करने वाला है। तो लेट्स टेक इसका सिंटैक्स हम देख लेते। तो इसका सिंटैक्स है एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कोलन, एक्सप्रेशन 3 और ये जो स्टेटमेंट है ये एड करने के लिए सेमीकोलन। और इसका वर्किंग क्या है, तो एक्सप्रेशन 1 जो है वो पहले इवैल्यूएट किया जाएगा और वो जो है वो कंडीशनल एक्सप्रेशन है। कंडीशनल मतलब कोई कंडीशन होगी जिसकी वैल्यू ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू आएगी तो इसका मीनिंग है एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू आएगी तो एक्सप्रेशन 2 सॉल्व करो और 2 की जो वैल्यू वो फाइनल आउटपुट हो जाएगी। ओके, यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स आएगी तो इसका मीनिंग है एक्सप्रेशन 3 सॉल्व करो और उसकी जो वैल्यू है वो फाइनल वैल्यू आएगी। मतलब एक्सप्रेशन 1 डिसाइड करेगा कि 2 की वैल्यू फाइनल हो जाएगी या 3 की वैल्यू फाइनल हो जाएगी। ये कौन तय करता है, तो एक्सप्रेशन 1 तय कर रहा है। तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू आई तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी तो एक्सप्रेशन 3 इवैल्यूएट हो जाएगा। और ये जो फाइनल वैल्यूज है मतलब इन दोनों में से एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा जो तय करेगा एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू। यदि एक्सप्रेशन 1 ट्रू तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट हो जाएगा। यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स तो एक्सप्रेशन 3 इवैल्यूएट हो जाएगा और उसकी वैल्यू फाइनल वैल्यू हो जाएगी एक्सप्रेशन की। तो ये है कंडीशनल ऑपरेटर। उसके बाद का ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर। तो आइए चलिए बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से है देखते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और निगेशन या वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी इसको बोल सकते हैं। तो ये जो 6 ऑपरेटर्स है ये होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। इनको नाम बिटवाइज ऑपरेटर क्यों दिया गया, क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यू पर काम नहीं करते, मतलब किसी डेसिमल वैल्यू या ऑक्टल वैल्यू या हेक्साडेसिमल वैल्यू पर काम नहीं करते। ये क्या करते हैं, सिर्फ बाइनरी वैल्यू पर काम करते हैं, मतलब सिर्फ बिट पर काम करते हैं। तो बाइनरी वैल्यू को बिट क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि जो 0 और 1 है उसको हम बिट्स भी बोलते हैं, इसलिए इसको बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि ये बिट्स पर काम कर रहे हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ओके, तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का काम कैसा है ये देखने के लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल लेते हैं इंटीजर टाइप का x और इंटीजर टाइप का y वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है x और y। x की वैल्यू है 13, y की वैल्यू है 25। तो दो वैल्यूज है 13 और 25, उन दोनों पर हमें काम करना है, लेकिन काम करते वक्त हमें बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करना है। तो बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करने के लिए पहले इन दोनों को हमें बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है इंटीजर की साइज है 2 बाइट और 2 बाइट का मतलब है 16 बिट। तो इस वैल्यू को जो 13 और 25 है इन दोनों को हम पहले बिट में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद इस पर हम अप्लाई करेंगे ऑपरेटर्स, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है उनको। ओके, तो ये है दोनों का कन्वर्जन। तो x की भी वैल्यू हमारे पास है जो 13 की बिट में कन्वर्ट की हुई वैल्यू है और y की भी वैल्यू है जो 25 है उसका भी बिट में कन्वर्ट करने के बाद आने वाली जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है। अब इन दोनों पर हम यूज करने वाले हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड काम क्या करता है, तो ये देखते हैं। तो ये ऑपरेटर कहता है कि हम पहले दोनों वैल्यू में से सेम प्लेस की वैल्यू कंपेयर करेंगे। ओके, तो सेम वैल्यू का कंपैरिजन करने के बाद ये क्या बोलते हैं कि यदि दोनों के दोनों वैल्यू 1 हो गए या दोनों भी सेम प्लेस की वैल्यू, दोनों भी वैल्यूज में जो सेम प्लेस की वैल्यूज है वो 1 होगी तो इसका आंसर 1 आएगा। यदि उसमें एक भी 0 होगा, मतलब कोई पहले वैल्यू में हो सकता है या दूसरे भी वैल्यू में हो सकता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो उसके बाद देखते हैं बिटवाइज और कैसे काम करता है। तो बिटवाइज और कहता है कि मैं भी सेम प्लेस की वैल्यू का कंपैरिजन करूंगा, मतलब दोनों वैल्यू के सेम प्लेस की वैल्यू कंपेयर करने वाला है और कंपेयर करने के बाद उन दोनों में से एक भी वैल्यू इसको 1 मिलेगी तो वो इसका आंसर आएगा 1। यदि दोनों के दोनों वैल्यू 0 आएंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। मतलब बिटवाइज और ऑपरेटर कहता है दोनों प्लेस में से सेम प्लेस की जो वैल्यूज है दोनों में से एक भी 1 होगा तो इसका आंसर 1 आएगा। यदि दोनों के दोनों 0 आएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ओके, तो उसके बाद है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। और बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर क्या कहता है, तो बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर कहता है मैं भी सेम प्लेस की वैल्यू कंपेयर करूंगा और सेम वैल्यूज कंपेयर करने के साथ साथ सेम वैल्यूज कंपेयर करते वक्त यदि एक वैल्यू 0 रहेगी और दूसरी वैल्यू 1 रहेगी तो इसका आंसर 1 आएगा।
मतलब अल्टरनेट वैल्यू चाहिए, एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए तो दूसरी की 1 होनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 1। यदि दोनों के दोनों वैल्यू सेम आएगी, मतलब दोनों भी 0 है या दोनों भी 1 है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये था बिटवाइज XOR ऑपरेटर। ओके, तो ये थे बिटवाइज के जो कंपैरिजन करके ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले ऑपरेटर्स। तो उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर में से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंटैक्स कैसा है? तो उसका सिंटैक्स है ऑपरेट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और उसके बाद है एक कांस्टेंट वैल्यू, जो कांस्टेंट वैल्यू बता रही है कि कितने से इसकी वैल्यू शिफ्ट करनी है। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। a की वैल्यू फिर एक बार में 13 लिख रहा हूं और 13 का बिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर हमें देखना है जो है लेफ्ट शिफ्ट। तो ये भी बिट पर ही काम करता है, इसलिए 13 का बिट में पहले कन्वर्ट करते हैं और करने के बाद लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम a की जो वैल्यू है 13, उसका बिट में कन्वर्ट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये है वैल्यू a की। अब हमें क्या करना है कि उसको हम शिफ्ट करने वाले हैं। यदि मैंने ऐसा ऑपरेशन लिखा कि a लेफ्ट शिफ्ट 3, तो a लेफ्ट शिफ्ट 3 मतलब क्या? तो a की जो बिट वाइज वैल्यू आएगी उसको लेफ्ट को शिफ्ट करो 3 डिजिट से। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट को शिफ्ट करना है मतलब, तो हम राइट साइड में जो है वहां पे 3 डिजिट नए ऐड करेंगे और जो नए डिजिट ऐड करने वाले हैं वो 0 से फिल करने वाले हैं। मतलब हर एक जो डिजिट है वो 0 होना चाहिए, मतलब 3 के 3 डिजिट हम 0 से फिल करने वाले हैं। और लेफ्ट साइड की जो डिजिट है 3 पहले उसे निकालना है हमें। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड के जो डिजिट है, जितना भी नंबर बोला है, मैं 3 से लेफ्ट शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो 3 डिजिट पहले निकालने हैं और उसकी जगह राइट साइड में नए 3 डिजिट ऐड करने हैं और वो 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो ये है लेफ्ट शिफ्ट। वैसे ही हमें राइट शिफ्ट देखना है, उसका भी सिंटैक्स सेम है, ऑपरेट राइट शिफ्ट और एक कांस्टेंट वैल्यू बताएगी कि कितने डिजिट से वैल्यू को शिफ्ट करना है। ओके, तो इसके लिए हम फिर एक बार a की वैल्यू 13 है, उसी की वैल्यू पर काम करेंगे जो राइट शिफ्ट का काम है। तो अब मैं लिख रहा हूं a राइट शिफ्ट 3, मतलब a की जो बाइनरी वैल्यू है उसको 3 से राइट में शिफ्ट करो। तो राइट में शिफ्ट करने के लिए मैं राइट साइड के 3 डिजिट निकालने वाला हूं, क्योंकि 3 डिजिट से शिफ्ट करना है। तो राइट साइड की 3 डिजिट निकालने के बाद अब मैं लेफ्ट साइड को वो 3 डिजिट ऐड करने वाला हूं और 3 डिजिट जो फिल करने वाला हूं नए, वो 0 ही होनी चाहिए। ओके, 0 के अलावा दूसरा कोई डिजिट ऐड नहीं करना है। तो ये हो गई जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करने के बाद, ये हो गई ए को 3 से राइट शिफ्ट करने के बाद आने वाली वैल्यू। तो ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेशन। तो ध्यान में रखिए, यदि हमने लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो ट्रेलिंग एम्प्टी स्पेसेस 0 से फिल करने हैं। यदि हमने राइट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो लीडिंग एम्प्टी स्पेसेस जो है वो हमें 0 से फिल करने हैं। उसके बाद का ऑपरेटर है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो ये सिंपल ऑपरेटर है, जो भी वैल्यू हमने दी है उसको पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उस पर हम यदि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, वहां पे जिस प्लेस की वैल्यू 0 होगी उसको 1 में कन्वर्ट करेगा और जिस प्लेस की वैल्यू 1 होगी उसको 0 में कन्वर्ट करेगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो ये थे हमारे सभी बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो उसके बाद है स्पेशल ऑपरेटर। तो स्पेशल ऑपरेटर कौन कौन से? तो कॉमा जो है वो स्पेशल ऑपरेटर है, जैसे कि हम a = 10, b = 20, c = 30 ऐसे लिखते हैं इंटीजर का वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त, और उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ओके, तो कॉमा ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है जो स्पेशल ऑपरेटर है। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर, और साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो साइज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब कंपाइल टाइम हम साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपाइल टाइम साइज कैलकुलेट करते हैं मतलब साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज हम जिस भी ऑपरेंड पर करते हैं, तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, उस ऑपरेंड को कंपाइलर ने कितनी मेमोरी एलोकेट की है वो मेमोरी हमें रिटर्न करता है। मतलब वो मेमोरी कितनी एलोकेट की है उसका नंबर हमें रिटर्न करता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये वेरिएबल जो है या ये जो ऑपरेंड है इसको इतनी इतनी मेमोरी एलोकेट हो गई है। ये काम करता है साइज ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद है पॉइंटर ऑपरेटर्स, और पॉइंटर के ऊपर काम करते वक्त हम दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, एक है एम्परसैंड और दूसरा है एस्टेरिस्क। ओके, तो एम्परसैंड किसी भी वेरिएबल का एड्रेस कैलकुलेट करने का काम करता है, और ये जो एड्रेस कैलकुलेशन करने का काम करता है मतलब पॉइंटर में किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने के लिए पहले इसका एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो एड्रेस लाने का काम एम्परसैंड कर रहा है। और यदि उस एड्रेस की वैल्यू हमें फेच करनी है किसी पॉइंटर का यूज करके, वैल्यू एक्सेस करनी है
किसी पॉइंटर का यूज करके, तो उसके लिए हमें पॉइंटर के साथ साथ एस्टरिस्क ऑपरेटर मतलब स्टार ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ता है। ये है पॉइंटर ऑपरेटर्स। उसके बाद है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स, और जो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर्स है वो है डॉट और एरो ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर क्या काम करता है, जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रक्चर एनम और जो यूनियन है ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो डेटा है वो उसके ऑब्जेक्ट से एक्सेस करना हो तो हम डॉट ऑपरेटर का और एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, तो ये जो है डॉट ऑपरेटर और एरो ऑपरेटर, उसका यूज हम मेंबर या किसी भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के जो मेंबर है वो मेंबर एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसको मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर ऐसे भी बोलते हैं। ओके, तो ये था सब ऑपरेटर्स के बारे में। लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।